हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपेयर में। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट के हिंदी प्रैक्टिस सेट की। एग्ज़ाम के लिए हमारा 1 महीना है और जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कितनी तैयारी हुई है ये जांच सकते हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है वो भी इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत अपनी तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, एक्स्ट्रा जानकारी बताई है क्वेश्चन से संबंधित, जिसमें वो अपनी जानकारी को, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम करेंगे प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सभी भाई बहन लगाएंगे अपना आंसर, कौन सा हो जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। इसमें पहला आंसर हो जाएगा हमारा स्वर संधि। कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी? स्वर संधि में ही हमारी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी हमारी कैसे? देखिए, विद्यालय, विद्यालय। अब ये विद्यालय ऐसा लिखा है, तो क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में कि जब दो स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। कैसे? जैसे हम इसमें देखेंगे, एक कैसे लिखा जाएगा विद्यालय? विद्या धन आलय। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये और एक ये दो स्वर आपस में क्या कर रहे हैं? विद्यालय बना रहे हैं। विद्या प्लस आलय। तो एक यहाँ पे आ और एक यहाँ पे आ, और दोनों आ मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ा आ। देखिए, नियम क्या कहता है दीर्घ स्वर संधि का। जैसे छोटा, ठीक है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ठीक है। ये शब्द कहाँ पे आए? जैसे विद्यालय लिखा है तो शब्द के पहले आ रहे हैं, जैसे विद्या। अगर इस साइड आ रहे हैं इनमें से कोई भी और प्लस के बाद, अब जैसे यहाँ पे आया है आलय, ठीक है, क्या आया? आलय। और प्लस के बाद भी अगर यहाँ पे आ रहा है इनमें से कोई भी, तो ये मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। क्या कर लेते हैं? दीर्घ स्वर का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा विद्या, तो ये भी आया, और आलय ये भी आया, दोनों ने आ मिलके क्या बना दिया? बड़ा। तो क्या हो गया था? विद्यालय। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? पवन में पहले यही बताइए, पवन का संधि विच्छेद इन्होंने पूछा है, और संधि विच्छेद में कौन सी संधि है ये भी बताना है। बताइए। प प्लस वन, पब प्लस अन, प प्लस अन, पब प्लस ना। बताइए कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे? तो पवन में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी, प प्लस अन, पवन। कैसे? और ये कौन सी संधि है?
ये हमारी अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ये हमारी अयादी संधि है। अयादी संधि का नियम क्या कहता है? अयादी संधि का नियम कहता है यदि ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ और औ, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है। जैसे जैसे ये ए है, अब इसके बाद क्या आ गया? आ, ई, मतलब इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो ए का क्या हो जाता है? ए का आय हो जाता है। ए बराबर आय। और आई का क्या हो जाता है? आई का हो जाता है आय। डंडे का अंतर है बस। और ओ का क्या हो जाता है? ओ का हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? ओ का हो जाता है अब। ठीक है। और औ का क्या हो जाता है? और औ का हो जाता है हमारा आप। केवल डंडे का अंतर है। ओ है तो अब हो जाएगा, औ है तो अब हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? पौधन अन। कैसे? देखिए पवन। अब यहाँ पे क्या आया था? इसको जब तोड़ा तो क्या बना? पौ प्लस अन। अब नियम के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आया? ओ। ठीक है। और ओ के बाद यहाँ पर दूसरा स्वर आया है। क्या आया है? आ। क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा है कि ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर ही तो है यहाँ पे आ। तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे? मिलकर क्या निर्माण हो गया? वाह। मतलब अब का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? हमारा जो है ओ ने और आ ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया? अब का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? अब का। ऐसे ही एक और शब्द होता है, यहीं पे देख लीजिए, पावन। जैसे एक शब्द आ जाए पावन। अब पावन में क्या हो जाएगा बताइए? तो हमने यहाँ पे देखा, जब यहाँ पे डंडा है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पऊ। पऊ प्लस अन क्या हो जाएगा? पावन। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि औ, क्योंकि यहाँ पे नियम कहता है औ प्लस आ। अगर औ आएगा ना तो क्या मिल जाएगा? आब। आब। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने होते हैं बताइए? एक वचन, दो वचन, तीन वचन या अनगिनत? तो हिंदी में हम सभी जानते हैं वचन कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन कितने होते हैं? दो वचन। देखिए यह क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। समझ गए? जैसे दो लड़के हैं, एक लड़का है, वो एक लड़का खड़ा है, तो यहाँ क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संख्या का बोध हो रहा है, उसे वचन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का बहुवचन। आगरा का बहुवचन बताना भाई। आगरा का क्या बहुवचन होगा? आगरे, आगरो, आगरे बहुवचन नहीं होगा।
बताइए सही आंसर क्या होगा आगरा का। तो आगरा का हमारा क्या हो जाएगा इसमें, आगरा का बहुवचन नहीं होगा, आगरा शब्द का बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, आगरा कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार, ये बड़ा है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। बताइए, सही आंसर लगाएंगे हमारे भाई और बहन, कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन। तो आप सब जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अविकारी। क्या बोलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार ना हो तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और इसमें एक और दिख रहा होगा आपको, विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक में परिवर्तन होने पर विकार उत्पन्न हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। समझे। अभी ये पद क्या होता है, यहाँ आपको पद और दिख रहा होगा, पद। देखिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में मिला दिया जाता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में मिला दिया जाता है, प्रो दिया जाता है, तब उसे पद कहते हैं। और एक और शब्द आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वो पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। समझ गए। तो आप पद कह सकते हैं या इनको वाक्यांश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विकारी अविकारी समझ गए। जैसे कोई शब्द है आज, आज वर्षा हो रही है, तो अब आज जो है ना, आज कैसा शब्द है बताइए, बताएंगे भाई बहन, आज कैसा शब्द है। तो आज जो है हमारा कैसा शब्द है, विकारी या विकारी है बताइए। तो आज हमारा एक अविकारी शब्द है। कैसे, क्योंकि इसको परिवर्तन नहीं हम देखते हैं, इनका परिवर्तन नहीं देखते आगे का, कहीं भी लगा दीजिए। आज राम आ रहा है, आज लड़के आ रहे हैं, एक वचन हो, बहुवचन है, कहीं भी लगाइए, इसका परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के सही रूप का चयन करना है। शब्दों के सही रूप का चयन करना है, कौन सा शुद्ध शब्द है ये बताना है। तृष्णा, ये तृष्णा सही है, ये तृष्णा सही है, ये तृष्णा सही लिखा है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। बताइए कौन सा सही लिखा है। तो सभी भाई लोग जानते होंगे, भाई बहन लोग, कौन सा सही है, तृष्णा हमारा डी। तृष्णा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है तृष्णा। कैसे लिखा जाता है, तृष्णा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। बताइए इसका सही आंसर, कवि का स्त्रीलिंग। सभी जानते होंगे कवि का स्त्रीलिंग, लगाएंगे भाई बहन सही आंसर।
सभी लोग सही आंसर लगाएंगे भाई बहन। कौन सा सही हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा कौन सा? सी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कवित्री। जानते तो सभी है लेकिन उनमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये, अब आप देख सकते हैं सी और डी में कितना कन्फ्यूजन है। सी और डी में कितना कन्फ्यूजन है। कवित्री ये होगा कि ये हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सिंपल तरीका याद रखने का, जब हम कवि लिखते हैं कवि, तो कवि में जो छोटी की मात्रा है ना उसको हम हटा देंगे जब कवित्री करेंगे। इतना हमें याद रखना है कि अब वहाँ पे जो छोटी की मात्रा आएगी हम उसको नहीं लगाएंगे, किस पे कर देंगे? अगले अक्षर पे कर देंगे, यहाँ पे। बस इतना याद रखना है तो हमें सही शब्द याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए इसका सही आंसर। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। सभी भाई बहन जानते हो इसका आंसर। बताइए सही आंसर क्या होगा? संस्कृत से जो शब्द हूबहू वैसे ही हिंदी में उतार दिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो जो संस्कृत से शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में यूज होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में हूबहू, संस्कृत से हिंदी में हूबहू प्रयोग होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे इस शब्द को ही ले लीजिए, परिवर्तन। ये जो परिवर्तन शब्द है ना ये संस्कृत का ही है, अब हिंदी में हम इसे यूज करते हैं तो ये कैसा है? तत्सम शब्द है। ठीक है। तद्भव क्या होता है? वे शब्द जिसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, वे शब्द जिनमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वे तद्भव होते हैं। देखिए, वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आए हों या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हों। ठीक है। ऐसे ही एक शब्द लिखा है तुम्हारा देशज। देशज क्या होता है? वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न कहाँ से हुए इसका पता ही नहीं चलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे लोटा, इसका उदाहरण हम देंगे तो लोटा, इसका क्या उदाहरण हो जाएगा? लोटा। लोटा हमारा कैसा है? देशज शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। द्वंद्व समास, द्विगुण समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। सही आंसर लगाएंगे सभी भाई बहन। कौन सा हो जाएगा हमारा? जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो उनको क्या कहते हैं जब? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, द्वंद्व समास। देखिए, जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञाएं या विशेषण हों, दोनों संज्ञाएं हों या विशेषण हों, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है, जैसे दिन रात या दिन और रात। भाई जैसे दिन, इसका उदाहरण की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा उदाहरण? इसके उदाहरण की बात करें दिन और रात, ये डैश भी लगा होता है या इसके स्थान पे और भी लिखा होता है। ठीक है। द्वंद्व समास।
ये एक दूसरे के विपरीतक भी होते हैं। जैसे दिन और रात आप देख सकते हैं कैसे विपरीतक है, मतलब विलोम शब्द है। माता पिता, माता और पिता, दिन और रात, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के जो दोनों शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? और यहाँ पर मिस्टेक है, ये प्रधान नहीं, यहाँ पे क्या होगा? दोनों शब्द प्रधान, क्या हो जाएगा? प्रधान। जब किसी समास के दोनों शब्द प्रधान हों तो उसके कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो सभी लोग समझ गए होंगे, सभी भाई बहन हमारे, कि द्वंद्व समास क्या होता है? दोनों शब्द प्रधान है। जैसे आ जाए बताइए, जैसे रात दिन, आप कहेंगे कौन सा है? तो सबसे इसका तरीका जो होता है डैश, एक तो डैश लगा मिलेगा, दूसरा ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, दो तरीका, और तीसरा या तो बीच में आपको और मिल जाएगा। तो 3 तरीके हैं इसके पहचानने के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शुद्ध शब्द है? ये उज्जवल सही है, ये उज्जवल सही लिखा है, ये उज्जवल सही लिखा है, ये उज्जवल। और तो सिंपल क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सरल समझ के हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं। बताइए सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा सही होगा। तो हमारा जो उज्जवल लिखा है कौन सा सही होगा? ये वाला। कैसे लिखा जाता है? उज्जवल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुरक्त का विलोम शब्द बताना है। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। आरक्त होगा, विरक्त होगा, निरक्त होगा या आसक्त होगा? बताइए कौन सा होगा हमारा सही आंसर? तो हम सभी भाई बहन जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अनुरक्त का सही आंसर क्या है? विरक्त। अनुरक्त का सही क्या है? विरक्त। और ये जो पहला लिखा है, पहला लिखा क्या? आरक्त। लास्ट कौन सा है? लास्ट देखिए कौन सा है? आसक्त। आसक्त का विलोम शब्द बताइए कौन होगा? आसक्त का विलोम, इसका आसक्त का विलोम बताइए। तो आसक्त का विलोम क्या होगा? अनासक्त। क्या होगा? अनासक्त। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें तत्सम बताने, अभी हम बता चुके हैं तत्सम के बारे में। क्या होते हैं तत्सम? जो संस्कृत से हूबहू लिए जाते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा तत्सम होगा। इनमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी तत्सम है, बताइए। तो देखने से ही कोई बता देगा, लेकिन छांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सभी तत्सम पूछे ना तो तद्भव एक ढूंढ लो। हम देखेंगे कि इसमें निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार, हम इसमें देख लेंगे कि भैया इसमें तो हाथी क्या है? तद्भव आ गया। इसमें हम देख लेंगे, इसमें तो भाई सभी मुझे तद्भव लग रहे हैं। पोस्ट, पोस्ट अगर हम देखें तो एक विदेशी शब्द है। किताब, नानी, चाकू, यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ठीक था। काश, गिरह, घोड़ा, बट यहाँ देखिए कारीगर। लेकिन हम इस ऑप्शन की बात करें जो पहला ऑप्शन है हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो ये सही है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी हमारे तत्सम शब्द हैं। सुनने में ही लगते हैं कि संस्कृत से आए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सुनने में बिल्कुल संस्कृत के शब्द लगते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। इन शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताएंगे सभी भाई बहन किस में नहीं हुआ है?
तो इसके हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखने में तो बहुत सरल लग रहा होगा कि ये तो बहुत सरल है, छांट लेंगे, लेकिन करने में दिक्कत हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसे कहेंगे, तो अच्छे से करेंगे सभी भाई बहन। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो हमारा हो जाएगा कुशल। कुशल शब्द में कु उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? कु उपसर्ग किस में है? कुरूप, कुकर्म, कुचाल, कुचक्र, कुमति, कुपात्र, कुघड़ी, कुकाठ, कुढंग, ये जो शब्द होते हैं इनमें आपको मिल जाता है। क्योंकि अब देखो, अगर हम कॉमन सेंस यूज करें, देखो इसमें क्या है, रूप इसका अर्थ निकल रहा है, कर्म इसका अर्थ निकल रहा है, चाल इसका अर्थ निकल रहा है। अगर हम कु को सल से अलग करें तो सल का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो जिस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा हो और उसमें हम उपसर्ग जोड़ें तो दिख रहा है ना। इसमें देखिए कुरूप, तो रूप, कर्म, चाल, ये तो शब्द लग रहे हैं, लेकिन सल में तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन प्रत्यय है ना, इन, जो हमारा इन प्रत्यय है, इसका प्रयोग किस शब्द में हुआ है ये बताना है। पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन, बताएंगे सभी भाई बहन किस में प्रयोग हुआ है इन प्रत्यय का प्रयोग। तो सभी भाई बहन को आंसर पता होगा, कौन सा हो जाएगा? पुजारिन। पुजारिन में हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। और किस में होता है? और हमारे शब्द हो जाते हैं चमारिन और नागिन और नातिन और पड़ोसिन। बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हमारा इन आता है। वियोगिन, मालकिन, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट छोटा करें इसे, और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब आ गया। ठीक है। जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, बताइए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं, या फिर द्विगुण समास कहते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें पहला शब्द प्रधान, जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? तो जिस समाज का, इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा द्विगुण समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगुण समास। जिस समाज का प्रथम पद संख्यावाचक, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगुण समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, जैसे त्रिफला, और दोपहर। तो इसमें देखिए दो, त्रि, तो देखने में पता लगता है ना। तो ये तो बहुत सरल पहचानने वाला समास है, कौन सा पद होगा? ठीक है। और ऑप्शनों की अगर हम बात कर लेंगे, जैसे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो हमने पढ़ ही लिया है। जैसे कर्मधारय है पहला ऑप्शन, कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या होता है? देखिए, कर्मधारय का जो प्रथम पद होता है वो विशेषण और दूसरा पद विशेष या संज्ञा। जैसे नराधम, महाकवि, पहला पद
कर्मधारय का पहला जो पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा विशेष होता है। जैसे नीलकमल ले लीजिए, नीलकमल, नीलकमल। अब इसमें देखिए, ये नील और ये कमल क्या हो जाएगा? कर्मधारय। जैसे ले लीजिए महाकवि, महाकवि, ये क्या हो जाएगा? ये भी कर्मधारय, क्योंकि महान ये विशेषण है, ये क्या है? ये विशेषण है, और ये क्या है? ये विशेष है, संज्ञा है। विशेष या संज्ञा एक ही बात होती है, ठीक है। दूसरा द्वंद्व समास, तो अभी हमने पढ़ा ही था पीछे, जिसके दोनों शब्द प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास माता पिता दिन रात। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या है? इस समास में प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा, समस्त पद में अव्यय का अर्थ ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहार करता है। इसके उदाहरण की बात करें तो प्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रति अच्छ। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है। एक तरीके से जो अव्ययी समास होता है ना, इसमें उपसर्ग सा लगता है। ये देखिए उपसर्ग, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, ये देखें कौन सी संधि हो जाएगी बताइए? यहाँ पर हमारी यड़ संधि हो जाएगी। ई और आ के साथ क्या हो गया? या हो जाता है प्रत्यक्ष, यड़ संधि हो गई। हमें यहाँ बात करेंगे समास की, तो यहाँ पर कौन सा? प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास। उपसर्ग, अव्ययी भाव का मतलब उपसर्ग लगना। जिस समास में भाई उपसर्ग लग जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। द्विगुण समास पढ़ ही चुके हैं, जिसमें संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, त्रिफला, दोपहर, वो हमारे द्विगुण हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वंद्व समास है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। अब तो बता ही दोगे, अभी हम पीछे पढ़ के आएंगे, दो बार पढ़ा है द्वंद्व समास को। अब तो सभी भाई बहन बता ही देंगे कौन सा हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर। कौन सा हो जाएगा? नर नारी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, देखो नर नारी एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। पहला पहचानने का पहला तरीका, दूसरा तरीका बीच में डैश लगा, तीसरा तरीका और भी लग सकता है, ठीक है। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं? शहरी, नागर, नागरो, नगरवासी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जितने हम बताए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। नगर में रहने वाला, शहरी, नागर, नागरो, नगरवासी, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो शहर में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नागर बोलते हैं, नागर। शहर में रहने वाले को नागर बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जातिवाचक संज्ञा बतानी भाई, जातिवाचक संज्ञा। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, कौन है जातिवाचक संज्ञा? अच्छा, यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा है। बताइए कौन सा नहीं है? शैशव नहीं है, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, कौन नहीं है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शैशव। बाकी अगर हम देखेंगे लोहा, लकड़ी, पुस्तक, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की पुस्तक, व्यक्ति का बोध हो, वस्तु, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सहसव शब्द की बात करें तो ये भाववाचक का उदाहरण है। कैसी संज्ञा? भाववाचक। इनमें जाति और लोहा, लोहा कोई एक थोड़ी ना है, लकड़ी, पुस्तक। तो जिन संज्ञाओं में क्या हो, एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक से कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, व्यवहार का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। भाववाचक ही सहसव है। और भाववाचक संज्ञा कौन होती है? भाववाचक संज्ञा वो होती है जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता लगे, धर्म का पता लगे, दशा का पता लगे या व्यापार का पता लगे, तो वो हमारी जो है भाववाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा कौन होती है? एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध होता हो। भाई लोहा कहीं भी देख लो एक ही प्रकार का होगा, लकड़ी एक ही प्रकार की, पुस्तक एक ही प्रकार की। समझ रहे? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाग में संप्रदान कारक आ गए? सब मिक्स क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। किस भाग में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सी। देखिए संप्रदाय कारक का जो चिन्ह है हम कैसे पहचानेंगे? संप्रदान के लिए आता है। क्या आता है? संप्रदान कारक में हमारा के लिए आता है। क्या आता है? के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या राजा ने निर्धनों को के लिए कंबल दिए, सेम है ना। चाहे हम कहते राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या हम कहते राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए, तो एक ही बात है ना। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगर हम कारक की बात करें, कारक कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं बताइए, बताइए कोई भाई बहन, कितने कारक होते हैं? तो हमारे कारक कितने हो जाते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता कारक, कौन सा? यहाँ पर देखेंगे हम, कर्ता कारक, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, जो हमारा क्वेश्चन है संप्रदान कारक। फिर संप्रदान के बाद अपादान, अपादान के बाद संबंध, संबंध के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? संबोधन। कौन सा हो जाएगा? संबोधन। अच्छा, इनके चिन्हों की अगर हम बात करें तो कर्ता का क्या होता है? कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। सभी लोगों को याद होगा, इस प्रकार से ये याद किए जाते। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। अपादान में अलग होने की होती है। संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अजी इत्यादि ये सब होते हैं।
ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सोता ही, यहाँ पर जाग होगा, वह सोता ही जाग जाएगा, वह कैसा सर्वनाम है? वह सोता ही जाग जाएगा में वह किस प्रकार का सर्वनाम है, ये बताना है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बताइए कौन सा हमारा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? क्वेश्चन है हमारा, वह सोता ही जाग जाएगा, या जाग है, कौन सा हो जाएगा? बताइए सही आंसर। सही आंसर की बात करें तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक हमारा सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, वह स्वतः ही जाग जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो पुरुष, वक्ता हो, श्रोता हो, अन हो के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह आदि। समझ गए? कौन सा हो जाएगा? मैं, तू, आप इत्यादि। मैं, तू, आप, ये सब क्या है? वह, ये सब क्या है? पुरुषवाचक। संबंधवाचक क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें जिसमें वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो। समझ गए? दूसरे सर्वनाम से जहाँ संबंध दिखाया जा रहा हो वरना संबंधवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होती है? तो जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता है ना, जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता है वो हमारा अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को देखेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है उसे संयुक्त कहते हैं। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, क्या पूछिए? संयुक्त क्रिया, पढ़ना भी एक क्रिया है, पढ़ने आया करो क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगर हमारे प्रैक्टिस सेट आप यूं ही करते रहे तो हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। सरल साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो। दूसरा ऑप्शन, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। तीसरा ऑप्शन, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों। चौथा ऑप्शन, जिसमें होना चाहिए, जिसने नहीं, जिसमें एक उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए था, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया होती है। तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। हमारा
यही सही आंसर हो जाएगा कि जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन बाजार जा रहा है, इस बात में उद्देश्य है, उद्देश्य बताना है। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य मीन्स क्या बताना है? कर्ता बताना है हमें। मोहन बाजार जा रहा है, इसमें क्या उद्देश्य है? उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, और विधेय का मतलब होता है कर्म। ठीक है, तो उद्देश्य हमारा इसमें क्या है? मोहन बाजार जा रहा है, कौन बाजार जा रहा है? उद्देश्य मिल जाएगा, आंसर आएगा मोहन। मिल गया हमें उद्देश्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से मिश्रित वाक्य बताइए, कौन सा होगा मिश्रित वाक्य? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। बताइए कौन सा हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, मिश्रित वाक्य की। ठीक है, छोटे चीजों से जुड़ता है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अन्य वाक्य या उपवाक्य हो, वो कौन होता है? मिश्रित। मैंने सुना है नीना पास हो गई है, ये कौन सा है? ये हमारा संयुक्त है, इसमें और से जुड़ा है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। किसी के कथन को उद्धृत कर रहे हैं, मतलब उजागर कर रहे हैं, किसी के कथन को आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, उस समय विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह उपयोग होता है? विस्मयवाचक, अवतरण का उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक, निर्देशक चिन्ह। बताइए, तो इसका हमारा यही हो जाएगा सही आंसर, अवतरण का उद्धरण चिन्ह। अवतरण का उद्धरण चिन्ह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी के कथन को उद्धृत करते हुए, ठीक है, करते समय किसका होता है प्रयोग? हमारा ये अवतरण उद्धरण हो गया। और विस्मय का चिन्ह तो सब पता ही होगा ये। ठीक है, निर्देशक का चिन्ह कैसा होता है? ये होता है। और प्रश्नवाचक का ये भी पता होगा ऐसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सही विराम चिन्ह। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य बताना है हमें। इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। जो पत्र आज आया है, कौमा कहाँ है, क्वेश्चन मार्क। बाकी हमारे कल हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, शेर को सामने देखकर डैश, यह वाक्य किस मुहावरे को पूर्ण करेगा, ये बताना है। यहाँ पर क्या आएगा? बताइए। शेर को देखकर डैश क्या हो गया? मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सही मुहावरा बताना है। नेत्रों में मट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। सभी जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? सी। आंखों में क्या होता है? धूल झोंकना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाथ न आना, इस मामले का निकटतम अर्थ बताइए। हाथ न आना, पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, या हाथ फैलाना। बताइए कौन सा हो जाएगा? हमारा पहले ही सही आंसर हो जाएगा इसमें। कौन सा? पहला।
पहला सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पकड़ में ना आना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सिर फिर जाना, सिर फिर जाना क्या हो जाएगा आंसर? सिर फिर जाना, चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, अहंकारी हो जाना। सिर फिर गया, अहंकारी हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, 30 क्वेश्चन हो गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।